जी नाज़रीन, आज हम बात करने लगे हैं CSS एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। जी आज के इस लेक्चर हम बात करेंगे कि पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा एग्ज़ाम है, जैसे हम CSS कहते हैं, सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज, उसको देने के लिए, उसके अंदर अपीयर होने के लिए, उसके अंदर जॉब लेने के लिए आपकी क्या रिक्वायरमेंट होती है, जिसमें हम जानेंगे कि तालीम कितनी होनी चाहिए, एज कितनी होनी चाहिए, डोमिसाइल के हिसाब से, कोटा वगैरह के हिसाब से एग्ज़ाम कैसे होता है, कितनी मार्क्स होते हैं, रिज़ल्ट कब आता है, सारा कुछ जो आपको जानना चाहिए अगर आप CSS की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो आज के इस लेक्चर में मैं आपको सब बताऊंगा, सारे रूल्स रिगार्डिंग CSS के एग्ज़ाम कैसे होता है, रिज़ल्ट कब आती है, और उसके अंदर जो जॉब्स ऑफ़र की जाती हैं वो कौन सी होती है, ज़्यादातर बंदे कितने लेते हैं, हर साल कितने बंदे बैठते हैं इस एग्ज़ाम में। आज का लेक्चर इतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि CSS का एग्ज़ाम होता है। तो चलिए आज का लेक्चर कवर करते हैं, लेकिन लेक्चर को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिएगा। जब हम बात करते हैं CSS, तो आपको पता होना चाहिए कि CSS स्टैंड फॉर सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज। जी हाँ, ये एक सुपीरियर मीन्स आला सर्विसेज, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर डिफरेंट जॉब्स होती हैं, लेकिन उन सब में जो हम जिसकी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, जिसके अंदर ज़्यादा पावर्स वगैरह होते हैं, जिसके अंदर ज़्यादा अथॉरिटी होती है, तो वो CSS होते हैं। अगर आपने पाकिस्तान के ब्यूरोक्रेसी में शामिल होना है, जिसकी इम्पोर्टेंस मेरे नज़दीक MNA MPS के बाद अगर किसी की इंपॉर्टेंस होती है पाकिस्तान के अंदर, तो इन्हीं की होती है, इन ब्यूरोक्रेट्स की होती है, जो कि CSS का एग्ज़ाम पास करके आते हैं। क्योंकि आपके जो MNAs और MPS होते हैं वो आपकी पॉलिसी इम्प्लीमेंट करते हैं, बनाते हैं। उस पॉलिसी को जो इम्प्लीमेंट करते हैं वो आपके ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, और इनके ही कलम से, इनकी ही इजाज़त से सारी चीज़ें होती हैं। अगर ये साइन ना करें, अगर एक्शन ना लगे, तो सारा का सारा काम रुक सकता है। अगर कोई रोड बनाना है, अगर कोई पुल बनानी है, अगर कोई एक्शन लेना है, अगर कहीं पे रेड मारनी है, अगर कहीं पे कुछ और करना है, तो ये इन्हीं ब्यूरोक्रेट्स की मदद से होता है, जो कि CSS पास करके आते हैं। इसके अंदर पावर्स होते हैं, इख्तियारात होते हैं, इन्हीं पावर्स को लेके, इख्तियारात को लेके, पर्क्स एंड प्रिविलेज को लेके बंदे ज़्यादातर CSS ज्वाइन करना चाहते हैं। हालांकि ये भी 17 ग्रेड की जॉब है, एक लेक्चरर की भी सेम ही जॉब है, उसके अंदर सैलरी भी सेम है, लेकिन फ़र्क सिर्फ है उन पावर्स का, उन प्रिविलेजेस का, उन स्टेटस का, और आपके पास जो अथॉरिटी है वो फ़र्क होता है CSS में। द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सिविल ब्यूरोक्रेटिक ऑपरेशंस एंड गवर्नमेंट सेक्रेटरीज एंड कैबिनेट ऑफिस इन पाकिस्तान। अब जब आप CSS करते हैं तो आप ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम में, ब्यूरोक्रेटिक जैसे आपने एक पुलिस ऑफिसर देखा, SP, जो कि किसी डिस्ट्रिक्ट का, जैसे अगर लारकाना डिस्ट्रिक्ट है, लाहौर डिस्ट्रिक्ट है, तो उसके अंदर जो पुलिस का निज़ाम होगा वो सारा आपका SP देखता है, जो कि CSS पास करके आता है। अगर आपने कोई DC देखा, जैसे हम असिस्टेंट कमिश्नर कहते हैं, अगर अभी एट द प्रेजेंट टाइम कोरोना वायरस चल रहा है, तो उसकी जो देख रेख उस डिस्ट्रिक्ट में होगी, जैसे लारकाना हो गया, लाहौर हो गया, फैसला, तो उस एरिया का, उस डिस्ट्रिक्ट का असिस्टेंट कमिश्नर देखना है। या उनके जो अगर सरकार ने कोई पैसे या राशन तकसीम करना है, तो वो असिस्टेंट कमिश्नर की मदद से करते हैं। या अगर कोई फ्लड वगैरह आ जाए, तो उनको अगर मूव करना है, उनको राशन देना है, तालीम के हिसाब से, सेहत के हिसाब से, कि किस डिस्ट्रिक्ट में क्या ख़रीदना है, वो सब आपका असिस्टेंट कमिश्नर के थ्रू होता है। वैसे ही डिफरेंट और ग्रुप्स हैं, जो मैं आपको आगे चल के बताऊँगा। मैं आपको ये भी बताऊँ, ये गवर्नमेंट के सेक्रेटरीज होते हैं। जैसे अगर कोई मान लें कि शाह महमूद हैं, जो कि फॉरेन मिनिस्टर हैं, तो उसका कोई एक सेक्रेटरी होता है, जैसे हम कहेंगे फॉरेन सेक्रेटरी। वैसे शफकत महमूद है, एजुकेशन मिनिस्टर हैं, तो उनके एजुकेशन के सेक्रेटरी होंगे। और जैसे प्राइम मिनिस्टर हैं, तो उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी होते हैं। ये जो सेक्रेटरी होते हैं, ये अपने मिनिस्टर को गाइड करते हैं, और जो पॉलिसी इम्प्लीमेंट वगैरह होनी है, या चीफ सेक्रेटरीज वगैरह होते हैं, अगर चीफ मिनिस्टर है तो उसका चीफ सेक्रेटरी होता है, जो बिल पैसे वगैरह पास करता है, क्या करना है, क्या नहीं करना। तो ये सारे जो बंदे होते हैं, ये CSS पास करके उस लेवल तक जाते हैं। और मेरा नहीं ख्याल कि अगर आप किसी और एग्ज़ाम को दे के, जो एग्ज़ाम होते हैं वो एग्ज़ाम देकर आप इन बड़े बंदों से, MNAs MPS, चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, इनसे आपका डायरेक्ट ताल्लुक़ और आप उनके साथ बैठ के काम करें, ये सिर्फ CSS के एग्ज़ाम होता है। और कैबिनेट ऑफिस, मैंने आपको बताया कि कैबिनेट जो होती है, जैसे प्राइम मिनिस्टर की मौजूद है, तो वहाँ पर भी ये मौजूद होते हैं अपने इनके साथ। ये सारा कुछ आप जानेंगे अपनी ट्रेनिंग पे, जब आप CSS पास कर जाएंगे और लाहौर में जाएंगे सिविल सर्विसेज अकेडमी, तो वहाँ आपकी ट्रेनिंग होगी, वहाँ आपको ये सिखाया जाएगा। अब हम बात करते हैं कि ये एग्ज़ाम कंडक्ट कौन करता है। दिस एग्ज़ाम इज़ कंडक्टेड बाय द
फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसे हम FPSC कहते हैं। ये FPSC ये आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करता है। और ये जो पोस्ट होती है CS की, ये 17 ग्रेड की होती है, ना 16 की ना 19 की, ये 17 ग्रेड की BPS कहा जाता है, बेसिक पे स्केल। तो ये जो एग्ज़ाम होता है ये 17 ग्रेड की जॉब के लिए होता है और उसे कंडक्ट करता है फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन। CSS को अगर हम मंथ की बात करें तो किस मंथ में होता है साल का, क्योंकि ये एग्ज़ाम हर साल होता है और ये कंडक्ट किया जाता है फरवरी के मंथ में किया जाता है हर साल। जैसे 2020 का एग्ज़ाम जो फरवरी में जो मैंने भी दिया था तो उसका होता है। उसकी अनाउंसमेंट जो होती है वो गालबन आपके दिसंबर या जनवरी इसमें हो जाती है, आपकी अनाउंसमेंट कि आपने अब अपना फॉर्म वगैरह फिल करना है। अब हम बात करते हैं कि ये जो बंदे इतने तकरीबन हर साल कभी 11 साल 12 साल 15,000, सॉरी मैं साल का ना कह रहा था, लेकिन हर साल तकरीबन 15,000 11,000 12 13 14 15 ये फिगर होती रहती है CSS के एग्ज़ाम में अपीयर होने की स्टूडेंट्स की। 2019 में तकरीबन ये 23,000 था, 2020 में भी कुछ ऐसी अराउंड अबाउट फिगर होती थी। तो आप जान लें कि इस एग्ज़ाम के अंदर 15 से 20,000 लोग बैठते हैं और पास होते हैं 2 to 3%, तकरीबन ऐसे समझ लें कि 300 400 500 ये ज़्यादा से ज़्यादा बंदे पास होते हैं इस एग्ज़ाम में अंदर, रिटन एग्ज़ाम में। तो उसके अंदर जो जॉब्स ऑफ़र होती हैं वो एक होता है रेलवे का डिपार्टमेंट, जिसके अंदर आप कमर्शियल एंड ट्रांसपोर्टेशन ग्रुप जिसे कहा जाता है। तो एक रेलवेज़ होता है, अमूमन जो स्टूडेंट्स होते हैं इसे कम ही पिकअप करते हैं क्योंकि इसके अंदर उनको लगता है कि इतने पावर्स वगैरह नहीं। बहरहाल अगर कोई रेलवे में जाना चाहे तो जा सकता है, लेकिन बंदे जो CSS में अपेयर होते हैं वो इससे कम प्रेफर करते हैं। ये हमारा आ गया पुलिस सर्विस ग्रुप ऑफ पाकिस्तान। ये अगर हम रखे जाएंगे कि सबसे टॉप में से 2 ग्रुप कौन से होंगे, तो एक ये होगा और एक दूसरा होगा। तो कई सारे बंदे ऐसे अपनी फर्स्ट या एटलीस्ट सेकंड चॉइस रखते हैं, जैसे पुलिस सर्विस ग्रुप ऑफ पाकिस्तान कहा जाता है, PSP ये ग्रुप रखते हैं। ऑफिस मैनेजमेंट ग्रुप ये और ग्रुप है जिसमें कम बंदे जाते हैं। इंफॉर्मेशन ग्रुप, डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट ग्रुप ये फर्स्ट पे रखते हैं। जैसे हम असिस्टेंट कमिश्नर वगैरह बंदे बन जाते हैं तो ये डिस्ट्रिक्ट DMG भी इसे कहा जाता है, लेकिन इसे अब पाकिस्तान सर्विसेज कहा जाता है। तो इसे DMG डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट ग्रुप भी कहा जाता है, पाकिस्तान सर्विसेज ग्रुप भी कहा जाता है। कॉमर्स एंड ट्रेड सर्विस, ये कॉमर्स में आप चले जाएंगे जिसके अंदर बिजनेस वगैरह था। पोस्टल सर्विस ग्रुप मीन्स पोस्ट ऑफिस से रिलेटेड आपकी जॉब होगी। पाकिस्तान ऑडिट एंड अकाउंट सर्विसेज, जिसके अंदर पाकिस्तान का हिसाब किताब होता है, कौन सी चीज़ें हैं कौन सी चीज़ें गई, तो ये आप उसमें चले जाएंगे। मिलिट्री लैंड्स एंड कैंटोनमेंट ग्रुप के मिलिट्री के जो एरियाज़, मिलिट्री एरियाज़ होते हैं, जैसे आप हैदराबाद में चले जाएँ तो वहाँ पे कंटोनमेंट एरिया होता है, तो उनकी देख रेख के लिए आप इनमें चले जाएँ। इनकम टैक्स ग्रुप जो ये लगाते हैं इनकम टैक्स के छापे वगैरह टैक्स के, तो आप टैक्स के तो उनमें चले जाएंगे। फॉरेन सर्विसेज ग्रुप थर्ड प्रेफर्ड ग्रुप ये है जिसमें आप फॉरेन सर्विसेज में चले जाते हैं, जिसमें आप एम्बेसडर वगैरह लगते हैं या फॉरेन ऑफिस में आपकी जॉब होती है, जो कि जैसे शाह मोहम्मद कुरैशी फॉरेन मिनिस्टर, तो आप उनकी एक फॉरेन ऑफिस है तो वहाँ जाएंगे। कस्टमर एंड एक्साइज सर्विस एक और ये ग्रुप है। तो ज़्यादा जो प्रेफरेंस होती है पुलिस को होती है, डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट ग्रुप को होती है, फॉरेन सर्विसेज, क्योंकि इसके अंदर पावर्स भी ज़्यादा हैं, इसके अंदर पर्क्स एंड प्रिविलेजेस भी ज़्यादा हैं, उसके अंदर आपकी इंगेजमेंट बड़े लोगों के साथ ज़्यादा हो जाता है। तो डेफिनेटली बंदे अगर एग्ज़ाम दे रहे हैं तो इन्हीं पर्क्स प्रिविलेज और पावर की वजह से दे रहे हैं। तो ये ग्रुप पुलिस ग्रुप, डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट ग्रुप और फॉरेन सर्विसेज ग्रुप। अब हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में कि आप कौन सा बंदा एग्ज़ाम दे सकता है। सबसे पहले ये नेशनल होना चाहिए पाकिस्तान का। द कैंडिडेट मस्ट बी सिटीजन ऑफ पाकिस्तान। अब ये है कि अगर आप पाकिस्तान के सिटीज़न हैं तो आप दे सकते हैं। इंडिया का बाहर से कोई बंदा ये आकर जॉब नहीं कर सकता, दुबई से ये जॉब उनके लिए ये सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान का बंदा ही कर सकता है, और या तो वो परमानेंट रेजिडेंट ऑफ स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। एक इलाका हमारे पास भी है जैसे हम AJ के कैसे आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर, तो अगर वहाँ का रहायशी है तो ये एग्ज़ाम दे सकता है। क्वालिफ़िकेशन की बात करते हैं तो मैं आपको बता दूँ 14 ईयर्स एजुकेशन। जी हाँ, 14 ईयर्स
क्योंकि जब आप बैचलर्स करते हैं, बैचलर आपकी 14 ईयर्स के बाद होती है। इंटर तक जब आप 12 साल की आपकी एजुकेशन होती है, उसे इंटरमीडिएट कहा जाता है। लेकिन कम से कम आपको जो CSS के लिए एग्ज़ाम के लिए एजुकेशन चाहिए वो है आपकी बैचलर, मीन्स 14 ईयर्स एजुकेशन, और उसके अंदर आपकी सेकंड डिवीज़न कम से कम होनी चाहिए। अगर आपकी थर्ड डिवीज़न है तो आप नहीं दे सकते। अ कैंडिडेट विद द थर्ड डिवीज़न बैचलर्स डिग्री कैन अप्लाई फॉर एग्जाम इफ़ शी इज़ सिक्योर्ड हायर डिवीज़न इन मास्टर डिग्री। अब ये है कि आपने चलो थर्ड डिवीज़न ले लिया आपकी बैचलर्स में, लेकिन आपने अगर मास्टर्स की है और मास्टर्स के अंदर में आपकी सेकंड डिवीज़न है, तब आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। अगर आपकी बैचलर में भी थर्ड डिवीज़न है और आपकी मास्टर्स में भी थर्ड डिवीज़न है, तो आप CSS का एग्ज़ाम नहीं दे सकते। हाँ, अगर अलबत्ता आपकी बैचलर्स में थर्ड डिवीज़न है और मास्टर्स में आपकी सेकंड डिवीज़न है, तो आप ये CSS का एग्ज़ाम देख सकते हैं। कम से कम आपकी 14 ईयर्स एजुकेशन, जिसे हम बैचलर्स एजुकेशन कहते हैं। एज की अगर हम बात करें तो आपकी एज जो होनी चाहिए मिनिमम 21 ईयर्स होनी चाहिए, 21 साल। शुरुआती एज जिसमें आप एग्ज़ाम देख सकते हैं वो है 21 साल, और आपकी जो फाइनल एज होगी जिसमें आप ये एग्ज़ाम दे सकते हैं, उसके बाद नहीं दे सकते, वो है 30 ईयर्स। हाँ, 2 साल की रिलैक्सेशन मिलती है, 2 साल का आपको अलो किया जाता है। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, वो आप सर्च कर सकते हैं कि कौन से क्योंकि मखसूस इदारे हैं कि अगर आप इन इदारों से ताल्लुक़ रखते हैं तो आपको 2 ईयर्स की रिलैक्सेशन मिलती है, तब जाके ये एज बनती है 32 ईयर्स। लेकिन जो एज है 21 से लेकर 30 ईयर्स तक है, और 2 साल की रिलैक्सेशन मिलेगी अगर आप किसी गवर्नमेंट के जॉब एम्प्लॉय हैं। टेस्ट कंडक्ट करने के लिए जो सिटीज़ हैं, अगर आप देख लें कि इनमें से आपका कौन सा शहर है या कौन सा आपको नज़दीक पड़ता है, तो यहाँ पे ये सेंटर बनते हैं। गालबन सेंटर जो वो तयन करते हैं, वो देखते हैं कि कितने नंबर्स ऑफ स्टूडेंट को उनको वहाँ से एप्लीकेशन मिलती है। अगर किसी सेंटर पे उनको 100-200 मिली तो वो नहीं कर सकते हैं। अगर एक रीज़नेबल नंबर ऑफ एप्लीकेशन वहाँ के शहर की आती हैं, उनके करीब की, तो वह सेंटर बना लेते हैं। अमूमन ज़्यादातर जो एग्ज़ाम होते हैं तो ये रेगुलर इन्हीं सेंटर्स पर होते हैं। इस्लामाबाद में होते हैं, कराची में, लाहौर में, एबटाबाद में, पेशावर में, डेरा इस्माइल ख़ान में, फैसलाबाद में, डेरा गाजी ख़ान में, मुल्तान में, लारकाना में, तो ये यहाँ होते हैं। हैदराबाद में, मुजफ्फराबाद में, खुसदार में, ओकाड़ा में, बहावलपुर में, रावलपिंडी, कोटा में, सियालकोट में, सरगोदा में, सखर में, स्कर्डू में, गुजरांवाला में, गिलगित में, इन सारे शहरों में CSS के सेंटर्स बनते हैं, एग्ज़ाम सेंटर, जहां आप जाके एग्ज़ाम दे सकते हैं। अगर हम इंटरव्यू की बात करें, जब आप CSS का एग्ज़ाम पास कर जाएंगे और आपने वो मार्क्स ली होंगी जो कि रिक्वायर्ड होंगी, तो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। तो इंटरव्यू के लिए कौन से शहर होंगे वो मैं आपको बता दूं कि कराची में इंटरव्यू होगा, जो कि सिंध वालों के लिए, इस्लामाबाद अगर कोई प्रेफर करे, लाहौर में होगा, पेशावर में होगा, कोटा में होगा, इन 5 शहरों में इंटरव्यू होगा। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो कैसे आप CSS में ये अपनी सिलेक्शन करा सकते हैं। पहले अनाउंसमेंट फॉर CSS एग्ज़ाम, लाजम ऐसा तो नहीं है कि आपका मन हो गया कि मैं CSS एग्ज़ाम दूँ, नहीं, उससे पहले अनाउंसमेंट होगी CSS एग्ज़ाम की, और आपको एक फॉर्म वगैरह दिया जाएगा जिसको आपने कंप्लाई करना है कि आपकी वो एज, आपकी तालीम, आपका बैकग्राउंड, ये सारा कुछ उससे होगा। बैकग्राउंड माने कि आपका पाकिस्तान से नेशनलिटी वगैरह होगा, तो आपने वो अगर क्राइटेरिया मीट करेंगे तो सेकंड आपको वो अपना एप्लीकेशन फॉर्म जमा कराना पड़ेगा कि हाँ, ये सारी रिक्वायरमेंट मेरे पास है, मेरे पास रिक्वायर्ड तालीम है, रिक्वायर्ड एज है, मैं नेशनल हूँ पाकिस्तान का, तब आप फॉर्म फिल करेंगे। फिर आपका रिटन एग्ज़ाम होगा जो कि फरवरी में होगा, और नवंबर के करीब और सितंबर अक्टूबर में इनकी रिज़ल्ट आ जाएगी। रिज़ल्ट के बाद आपकी मेडिकल टेस्ट होगा, साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है, और उसके बाद फाइनल आपका इंटरव्यू होता है। आपके इंटरव्यू के पास 300 मार्क्स होती हैं, और आपके रिटन पे 1200 मार्क्स होते हैं। 1500 मार्क्स होती हैं, जिसमें से आपको तकरीबन पास करने के लिए 600 मार्क्स चाहिए। डॉक्यूमेंट टू बी अटैच्ड, उसमें आपको एक डॉक्यूमेंट की लिस्ट दी गई, क्योंकि पहले आप ऑनलाइन फॉर्म फिल करेंगे। ऑनलाइन फॉर्म फिल करने के बाद आपको वो प्रिंट वाला फॉर्म निकालना होगा। प्रिंट करने के बाद आपको एक लिस्ट दी जाएगी कि आप ये डॉक्यूमेंट्स भेजें, जिसमें चालान फ़ीस का आपने सबमिट किया होगा, 3000 गालबन उसकी फ़ीस होती है, वो चालान वगैरह। कॉपीज़ ऑफ एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स वो आपको मांगेंगे, उसके अंदर वो मांगेंगे आपसे मैट्रिक का पास सर्टिफिकेट, और उसकी जो मार्कशीट, मैट्रिक का पास सर्टिफिकेट होना चाहिए,
और इंटर का भी आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके बाद आपके पास बैचलर की डिग्री है तो उसका पास सर्टिफिकेट, और अगर आपने मास्टर्स पे अप्लाई किया तो उसकी भी पास सर्टिफिकेट, डिग्री वगैरह। ये नहीं कि आपने सिर्फ मार्कशीट भेजी, अगर आपने मार्कशीट भेजेंगे तो रिजेक्ट कर देंगे। तो आप मार्कशीट के अलावा आपके जो पास सर्टिफिकेट हैं जो आप अपने स्कूल से लेते हैं वो आपने भेजने होते हैं। फ़ोटोग्राफ्स वो कहेंगे आप भेजें, वो भी अटैच होंगे। और बैंक रिसिप्ट जो आपने एग्ज़ाम की फ़ीस दी होगी जो वो आपने देनी होगी एग्ज़ाम, और आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर आपके पास होंगे या आपने वो दिए होंगे। एज रिलैक्सेशन का भी कुछ होगा अगर आपने अप्लाई किया होगा। द फॉर्म टू बी फिल्ड इज़ अवेलेबल ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ फेडरल पब्लिक सर्विस। जो फॉर्म फिल होना है वो आपकी जो फेडरल सर्विस पब्लिक कमीशन की वेबसाइट है वहाँ पे मौजूद है। नंबर ऑफ़ चांसेस टू अपीयर इन द एग्ज़ाम, आपको पता होना चाहिए कि आप CSS में सिर्फ 3 दफ़ा अपीयर हो सकते हैं, उसके अलावा ज़्यादा नहीं दे सकते। अगर आपने CSS का एग्ज़ाम देना है तो आप सिर्फ 3 टाइम्स अपीयर हो सकते हैं। अगर आप 1 साल में फ़ेल हुए, दूसरे साल में, तीसरे में, 4th टाइम आपको अलो नहीं किया जाएगा। इसमें भी आपको 6 कंपलसरी सब्जेक्ट होंगे जो मैंने लिए, जो ये वीडियो देख रहा है उसने भी लेने हैं। उसमें कोई ये नहीं कि आप चेंज करें। हाँ, अगर कोई हिंदू है तो उसके अंदर जो इस्लामियात को हटा के वहाँ पे कंपैरेटिव रिलीजन स्टडीज़ कुछ ऐसा सब्जेक्ट होता है जो हिंदू या क्रिश्चियन नॉन मुस्लिम्स को ऑफ़र किया जाए, कंपैरेटिव। बाकी हर बंदा अगर मुसलमान तो उसे इस्लामियात लेना होगा। हिंदू भी चाहे तो वह इस्लामियात को ले सकते हैं एज अ सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए। 6 ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हैं जो आप, ये स्पेलिंग, 6 ऑप्शनल सब्जेक्ट होंगे जो आप लेंगे अपनी आपके इंटरेस्ट के बाद। मैं आपको बता दूं कि ऑप्शनल सब्जेक्ट वो लें जो कि सबसे पहले आपका उनके इंटरेस्ट हो कि हाँ मुझे इनमें इंटरेस्ट है। जैसे मुझे इंटरेस्ट था जेंडर स्टडीज़ में, सोशोलॉजी में, इंटरनेशनल रिलेशंस में, और अगर हम बात करें US हिस्ट्री में तो मैंने इनका अपना इंटरेस्ट देखा था। और उसके बाद देखें कि आपको उनके मुतालिक इन्फॉर्मेशन है या नहीं है, तो वो देखें सब्जेक्ट आपके इंटरलेटेड है या नहीं है। ये चीज़ें देख के आप ये देख लें। अब मैं आपको परसेंटेज बता दूं कि आपके जो 6 ऑफ कंपलसरी सब्जेक्ट है उसमें हर एक 100 का सब्जेक्ट होता है। पास करने के लिए आपको हर पेपर में 40 मार्क्स हैं कंपलसरी में। जैसे इंग्लिश ऐसे तो आपको पास करने के 40 चाहिए, इंग्लिश कंपोजिशन है, प्रिंसिपल कंपोजिशन 40 आपको चाहिए। वैसे ही और बाकी जो 3 सब्जेक्ट होते हैं जिन्हें एक तरह से कंबाइन करके कहा जाता है, जनरल नॉलेज कहते हैं, जनरल नॉलेज 1, जनरल नॉलेज 2, जनरल नॉलेज 3, तो उनकी कंबाइन मार्क्स 300 होते हैं। उनको पास करने के लिए आपका एग्रीगेट 120 होना चाहिए। अगर आपके किसी सब्जेक्ट में जैसे कि आपका जनरल साइंस का है उसमें 20 आ गए, और बाकी जो आपका पाकिस्तान अफेयर करंट अफेयर्स है उसमें आके 50-50 आ गए, तो आपका ये पास हो गया। तो तकरीबन आपको 40% चाहिए इनमें। और जो ऑप्शनल सब्जेक्ट आपने लिए हैं उनमें आपको हर सब्जेक्ट को पास करने के लिए 33 चाहिए, और इन दोनों का मिला के आपका एग्रीगेट आपका 600 होना चाहिए। अगर 600 से कम हुआ तो आप फिर भी फेल हो, भले ही आप सारे पास कर जाओ। तो आपने 40% कंपलसरी में लेनी है, 33 आपने ऑप्शनल में लेनी है, एग्रीगेट 600 का होना ले। हाँ, जो कंपलसरी में जो आपके जनरल नॉलेज का है, जनरल नॉलेज 1, जनरल नॉलेज 2, जनरल 3, उसके 300 मार्क्स होते हैं, आपको वहाँ लेने के लिए 120 चाहिए। अगर आपने रीचेकिंग कराई नहीं, आपको लगता है कि आपके पेपर में सही मार्क्स नहीं है, तो आप 500 की एक फ़ीस होती है वो आप कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन होती है जो मैंने आपको बताया कि रिक्वायर्ड जिस डिपार्टमेंट से, उनसे आप देख सकते हैं कि आप उस डिपार्टमेंट से ताल्लुक़ है गवर्नमेंट का कि नहीं। आई होप कि आपको समझ में आएगा। देखने का बहुत शुक्रिया। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा अगर नहीं किया। थैंक यू सो मच।